नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी घमासान अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब पार्टी से निकलकर सीधे दफ्तर तक पहुंच गया है। विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी में शुरू हुई अंदरूनी लड़ाई अब खुली बगावत का रूप ले चुकी है। कोलकाता में टीएमसी के मुख्य कार्यालय को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया। विद्रोही नेता ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी के मुख्य कार्यालय पर कब्जे का दावा किया। इतना ही नहीं, दफ्तर में नया बोर्ड लगाया गया, ताला बदलकर और चाबी भी अपने पास ले जाने की बात सामने आई। और दूसरी ओर ममता बनर्जी के साथ समर्थक इस पूरे घटनाक्रम को गैर कानूनी बताते हुए राज्य प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते रहे। कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इलाके में स्थित तृणमूल कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में शुक्रवार को उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट वहां पहुंच चुका था। इस गुट के साथ कई वरिष्ठ विधायक और नेता भी मौजूद थे। विद्रोही गुट का दावा था कि पार्टी के अधिकांश विधायक और जनप्रतिनिधि अब उनके साथ हैं, इसलिए संगठन पर उनका अधिकार है। कार्यालय पहुंचने के बाद वहां नया पार्टी का बोर्ड लगाया गया जिसमें हावड़ा मध्य से विधायक अरूप राय को पार्टी का नया चेयरमैन बताया गया। इसके साथ ही कार्यालय पर ताला लगाने और उसकी चाबी अपने पास रखने की भी खबर सामने निकल कर आई। इस पूरी घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कार्यालय के भीतर लगी ममता बनर्जी की तस्वीरों को, कटआउट को भी हटा दिया गया। विद्रोह गुट का कहना है कि वे ममता बनर्जी का सम्मान है और उन्हें अपना मार्गदर्शन मानते हैं। हालांकि उनका यह भी कहना था कि पार्टी का नेतृत्व अब मौजूदा व्यवस्था से अलग तरीके से चलाना चाहिए और यानी कि बगावत संगठनात्मक नेतृत्व के खिलाफ है। लेकिन ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत से दूरी बनाने का दावा फिलहाल विद्रोही गुट नहीं कर रहा है। विद्रोही गुट का दावा है कि उसने कार्यालय के भवन मालिक से बातचीत कर किराए से जुड़ा मामला भी सुलझा लिया है। गुट का कहना है कि भवन मालिक की सहमति के बाद कार्यालय का नियंत्रण अपने पास लिया गया। उनका यह भी दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के 2/3 विधायक, कई पूर्व मंत्री, पार्षद और जिला परिषद सदस्य उनके साथ खड़े हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और संगठन के अधिकार को लेकर अंतिम स्थिति कानून एवं संवैधानिक प्रक्रिया से ही स्पष्ट हो सकेगी। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के समर्थकों ने इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। ममता खेमे के नेता कृणाल घोष ने आरोप लगाया है कि पूरा घटनाक्रम राज्य प्रशासन और पुलिस की कथित मिलीभगत के साथ हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी से निष्कासित नेता बाहरी राजनीतिक ताकतों के इशारे पर काम करते हैं। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल एक पार्टी कार्यालय तक सीमित नहीं है। असल लड़ाई अब तृणमूल कांग्रेस के संगठन, चुनाव चिन्ह, पार्टी फंड और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर भी दिखाई देने लगा है। हाल ही के दिनों में विद्रोही गुट ने नई राष्ट्रीय कार्य समिति के गठन का दावा किया था और चुनाव आयोग के समक्ष भी अपनी बात रखी थी। ऐसे में मुख्य कार्यालय पर नियंत्रण का यह कदम राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच दोनों गुटों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली को लेकर पहले ही दोनों पक्ष आमने सामने थे। अब पार्टी कार्यालय को लेकर शुरू हुआ विवाद इस राजनीतिक संघर्ष को एक और तेजी दे सकता है। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में यह मामला अदालत और चुनाव आयोग तक भी पहुंच सकता है। वहां यह तय होगा कि संगठन पर वैधानिक अधिकार किसका है और पार्टी के आधिकारिक प्रतीक तथा संगठनात्मक ढांचे पर अंतिम फैसला किसके पक्ष में जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का ये आंतरिक संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ विद्रोही गुट संगठन पर अपना दावा ठोक रहा है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी का खेमा पूरे घटनाक्रम को गैर कानूनी बता रहा है। अब ऐसे में सबकी निगाहें चुनाव आयोग और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है क्योंकि वहीं से इस राजनीतिक लड़ाई की असली दिशा तय होगी और टीएमसी का दामन कौन थामेगा, टीएमसी को लीड कौन करेगा, अब वहीं से तय होगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे सीधे बिहार का। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू परिवार
केंद्र का विषय बन गया। आपको बता दें कि इस बार मुद्दा चुनाव का नहीं है, बल्कि पटना में उसके नए निजी आवास यानी कि जमीन को लेकर उठाए गए उस सवाल पर है, जिसमें लालू यादव के परिवार को घेरा जा रहा है। 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी बंगला खाली कराने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने निजी आवास कौटिल्य नगर में शिफ्ट हो गए, लेकिन नए घर में प्रवेश के साथ ही नया राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। जनता दल यूनाइटेड ने आरोप लगाया है कि जमीन के अधिग्रहण में सहकारिता से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी दावा किया है कि कई विधायकों की जमीन कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव के नाम पर कराई गई थी। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक इन आरोपों की पुष्टि जो है पार्टी की तरफ से या फिर किसी भी तरफ से नहीं हुई है और किसी भी जांच एजेंसी ने भी इस संबंध में कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं दी है। लेकिन पटना के 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास वर्षों तक बिहार की राजनीति का अहम केंद्र रहा है। मुख्यमंत्री रहने के दौरान राबड़ी देवी को यह आवास मिला था और बाद में लालू परिवार लंबे समय तक वही रह रहा था। आपको बता दें कि हाल ही में सरकारी नियमों के तहत आवास खाली करा दिया गया और परिवार कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी मकान में शिफ्ट हो गया। लेकिन जैसे ही बदलाव हुआ, जेडीयू ने इस निजी संपत्ति को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जेडीयू के मुख्यालय प्रवक्ता ने और विधानसभा परिषद सदस्य नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कौटिल्य नगर स्थित आवास जिस जमीन पर बना हुआ है उसके अधिग्रहण में सहकारिता से जुड़े नियमों और उपविधियों का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने राज्य सरकार के पूरे मामले के दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने की मांग भी की। नीरज कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि कई विधायकों की जमीन कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव के नाम कराई गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जांच में कोई भी गड़बड़ी सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्यवाही भी होनी चाहिए। फिलहाल जेडीयू की ओर से लगाए गए आरोप राजनीतिक बयान के रूप में सामने आए हैं। इस मामले में अब तक किसी भी अदालत या फिर जांच एजेंसी ने जमीन के अधिग्रहण को लेकर कोई भी अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। अब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या फिर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अभी तक इन आरोपों पर भी विस्तृत प्रतिक्रिया जो है सामने नहीं आई है। सब इंतजार कर रहे हैं कि लालू परिवार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ऐसे में पूरे मामले की सच्चाई किसी भी संभावित जांच या फिर आधिकारिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी और सबकी निगाहें जांच पर टिकी हुई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति लगातार नए मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही। ऐसे समय में लालू परिवार के नए आवास को लेकर उठा ये विवाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए एक राजनीतिक टकराव का कारण भी बन सकता है। आपको बता दें कि जेडीयू इस मुद्दे को पारदर्शिता और सहकारिता कानून से जोड़कर देख रही है, जबकि आरजेडी इसे राजनीतिक आरोप मान रही है। कौटिल्य नगर स्थित ये निजी आवास अब केवल लालू परिवार का नया पता नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की राजनीति का नया केंद्र भी बनता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा विधानसभा से लेकर सार्वजनिक मंचों तक गूंज सकता है। यानी कि यदि सरकार जांच का फैसला करती है तो जमीन के अधिग्रहण से जुड़े सभी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की पड़ताल भी की जा सकती है। आपको बता दें कि लालू यादव का आवास अब सवालों के घेरे में आ चुका है, जिसके बाद अब जांच की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो अगली खबर आपके बच्चे और आपके बच्चे के स्कूल से जुड़ी हुई है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है और रास्ते में स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक खरीद कर पीता है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। बच्चों की सेहत को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर और उसकी खरीद पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला महाराष्ट्र विधानसभा में उठे उस एक सवाल के बाद सामने आया है। सरकार का कहना है कि बच्चे को ऐसे पेय पदार्थों से दूर रखना बेहद जरूरी है, जबकि मुद्दे को उठाने वाले विधायक का कहना है कि केवल स्कूलों के आसपास ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए कहीं भी एनर्जी ड्रिंक नहीं बेची जानी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में अहिल्या नगर से बीजेपी विधायक विक्रम पाचपुते ने स्कूल के आसपास बिकने वाली एनर्जी ड्रिंक का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सदन में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बोतल
दिखाते हुए कहा था कि कंपनी ने अपने लेवल पर साफ किया था कि ये पेय जो है पदार्थ बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके लिए उपयुक्त नहीं है। विधायक ने सवाल उठाया था कि जब निर्माता कंपनी खुद अपने पदार्थ पर चेतावनी दे रही है तो फिर स्कूलों के आसपास उसकी बिक्री कैसे हो रही है। उनका कहना था कि बच्चों को ऐसे उत्पादों तक आसानी से उनकी पहुंच नहीं होनी चाहिए। विधायक की इस मांग पर महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी रिजवाल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाएगी। मंत्री नरहरी ने यह भी कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसको गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टिंग जैसे कुछ एनर्जी ड्रिंक में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, उनके सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। अब सरकार का मानना है कि स्कूलों के आसपास इन उत्पादों की उपलब्धता बच्चों को इन्हें खरीदने के लिए प्रेरित कर सकती है, इसलिए एहतियातन के तौर पर स्कूलों के 500 मीटर के दायरे से इनकी बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाया जाए, जो कि लगा दिया गया है। सरकार जल्द इस फैसले को लागू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करने वाली है। बीजेपी विधायक विक्रम पाचपुते ने विधानसभा में यह भी कहा कि एनर्जी ड्रिंक में कैफीन, टोरिन और चीनी यानी कि शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। उनके मुताबिक इनका अधिक सेवन करने से बच्चों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसका अत्यधिक कैफीन हृदय की धड़कन तेज कर सकता है, बेचैनी बढ़ा सकता है और बच्चों की सामान्य शारीरिक गतिविधियों पर भी असर डाल सकता है। अब इसी कारण बच्चों को ऐसे पदार्थों से दूर रखने की आवश्यकता है, ऐसा मंत्री का कहना है। हालांकि ये विधायक द्वारा व्यक्त की गई स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं हैं। सरकार ने फिलहाल एहतियाती के कदम के तौर पर स्कूलों के आसपास बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है। विक्रम पाचपुते ने सरकार से एक और महत्वपूर्ण मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तंबाकू उत्पादों की बिक्री बच्चों के लिए प्रतिबंधित है, उसी तरीके से एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर भी बच्चों के लिए स्पष्ट कानून बनाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं बच सके, उनके सेहत पर गलत असर ना पड़े एनर्जी ड्रिंक की वजह से। उन्होंने कहा कि केवल स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। आज बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आसानी से स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक मंगा सकते हैं। अब इसलिए उन्होंने ऑनलाइन बिक्री को भी लेकर सख्त कानून और स्पष्ट दिशा निर्देश बनाने की मांग की है ताकि बच्चों की इन उत्पादों तक पहुंच बिल्कुल ही सीमित हो जाए, यहां तक कि ना के बराबर हो जाए। विधायक ने एक और अहम मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि भारत में एनर्जी ड्रिंक की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है। उनके अनुसार सरकार को यह तय करना चाहिए कि किन पेय पदार्थों को एनर्जी ड्रिंक माना जाएगा और उनके उत्पादन, बिक्री, लेबलिंग तथा बच्चों को बिक्री को लेकर अलग नियम बनाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक स्पष्ट कानून नहीं बनता है तब तक इस तरीके के उत्पादों की बिक्री प्रभावित तरीके से नियंत्रित करना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र सरकार ने केवल प्रतिबंध लगाने की घोषणा नहीं की है बल्कि जागरूकता अभियान चलाने का भी फैसला किया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी रिजवाल ने कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों को एनर्जी ड्रिंक के संभावित दुष्प्रयोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए विशेष जन जागरण अभियान चलाया जाएगा जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा। सरकार का मानना है कि केवल कानून पर्याप्त नहीं है। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक बच्चे ऐसे उत्पादों का सेवन करते रहेंगे और उनकी सेहत को लेकर जो है पेरेंट्स में चिंता बढ़ी रहेगी। तो महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी इस फैसले को देखा जा रहा है। फिलहाल सरकार ने स्कूल के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का घोषणा कर दिया है और साथ ही जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। टीवी 7 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।